ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ए आर्टिकल एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। सभ्यता की कहानी सार रूप में इंजीनियरिंग की कहानी है। वह लंबा और विकट संघर्ष जो प्रकृति की शक्तियों को मनुष्य के भले के लिए काम कराने की खातिर किया गया। ये किसने कहा है? एस.डी. कैंप ने कहा है। कृषि अर्थव्यवस्था में बढ़ती स्त्री भागीदारी। हमारे देश में किसानों की भी खूब बातें होती रहती हैं और इनमें महिलाओं की हिस्सेदारी की भी खूब बातें होती रहती हैं खेती किसानी में। तो आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का मूल ढांचा पूरी तरह से कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र में व्यापक जनसांख्यिकीय बदलाव देखने को मिला है। रोजगार और बेहतर आजीविका की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुषों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ा है और इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई, आप देखते हैं क्या, नई परिस्थिति को जन्म दिया है। आज खेत तैयार करने से लेकर बीज रोपने, निराई गुराई, कटाई और अनाज के सुरक्षित भंडारण तक के मामले में अच्छे खासे अनुपात में हिस्सेदारी महिलाओं ने अपने कंधों पर ले ली है। इसके बावजूद यह एक गंभीर प्रशासनिक और नीतिगत विफलता है कि जो महिलाएं कृषि कार्यों का एक बड़ा हिस्सा संभाल रही हैं, उन्हें आज भी आधिकारिक रूप से किसान का दर्जा हासिल नहीं है। यह विचारणीय विषय है कि महिला किसान वर्तमान कृषि संकट के समाधान में एक अहम भूमिका निभा सकती है। अगर नीतिगत स्तर पर कुछ बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो महिलाएं देश की संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल सकती हैं। मगर इसके लिए सबसे पहले कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और उनकी पहचान के बीच की खाई को समझना आवश्यक है। सरकारी आंकड़ों और राजस्व प्रलेखों में किसान उसे माना जाता है जिसके नाम पर कृषि भूमि पंजीकृत होती है। हमारे पितृ सत्तात्मक सामाजिक ढांचे में भूमि का स्वामित्व पीढ़ी दर पीढ़ी पुरुषों के नाम ही हस्तांतरित होता रहा है। भूमि का वैधानिक पट्टा हाथ में न होने के कारण व्यवस्था की नजर में महिलाएं केवल कृषि मजदूर या परिवार की सहायक मात्र बनकर रह जाती हैं। यह केवल पहचान का संकट नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी आर्थिक और ढांचागत बाधा है। जब एक महिला कानूनी रूप से कृषक नहीं होती तो वह राज्य द्वारा दी जाने वाली किसी भी संस्थागत सुविधा की पात्र नहीं मानी जाती है। जब महिलाएं वित्तीय संस्थानों या फिर सहकारी समितियों के पास ऋण के लिए जाती हैं तो अचल संपत्ति या भूमि की गारंटी ना होने के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में उन्हें स्थानीय साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता है और जिनकी ब्याज दरें बहुत अधिक होती हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ और फसल नष्ट होने की स्थिति में मिलने वाला बीमा का पैसा भी उसी व्यक्ति के बैंक के खाते में आता है जिसके नाम पर जमीन होती है। यानी खेत में मेहनत महिला भी करती है, लेकिन आर्थिक नियंत्रण और सुरक्षा जाल से वह पूरी तरह बाहर रहती है। स्थानीय जलवायु, मिट्टी की प्रकृति के अनुसार बीजों का चयन, उनके संरक्षण संवर्धन में महिलाओं की खासी भागीदारी रही है। आधुनिक कृषि में रसायनों के अत्यधिक इस्तेमाल ने मिट्टी की उर्वरक क्षमता को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस संकट को देखते हुए बहुत सारी महिला किसानों ने तेजी से जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों की ओर रुख किया है और वे जानती हैं कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों का सीधा दुष्प्रभाव उनके परिवार के स्वास्थ्य और स्थानीय भूजल पर पड़ता है। इसलिए उन्होंने केंचुए से खाद तैयार करने, नीम और अन्य वनस्पतियों से कीटनाशक बनाने और फसल चक्र की वैज्ञानिक तरीके से अपनाने का काम शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन आज कृषि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अनिवार्य वर्षा, बढ़ता तापमान और सूखे की मार का सीधा असर फसलों के उत्पादन पर पड़ता है और इन विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए महिला कृषकों ने व्यवहारिक और संसाधन कुशल तरीके बनाए हैं। उन्होंने जल संरक्षण के लिए खेत के चारों ओर मेड़बंदी करने, वर्षा जल संचयन के लिए छोटे पोखर बनाने और कम पानी में पकने वाली स्थानीय फसलों को प्राथमिकता देने की रणनीति अपनाई। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है और व्यवहारिक स्तर पर देखें तो यह आमतौर पर महिलाओं के प्रबंधन पर निर्भर है। दूध उत्पादन से लेकर गोबर की कृषि उपयोगिता, हर एक चरण में उनका तकनीकी और व्यवहारिक ज्ञान किसी भी औपचारिक कृषि शिक्षा से कम नहीं है।
वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं ने अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए सामूहिकता का सहारा लिया। पूरे देश में लाखों स्वयं सहायता समूह और महिला सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नई क्रांति ला रही हैं। जिन महिलाओं के पास व्यक्तिगत रूप से संसाधन नहीं थे, उन्होंने समूह बनाकर छोटी छोटी पूंजी एकत्रित की। अब ये महिलाएं बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय सीधे बाजार से संपर्क कर रही हैं और वे सामूहिक रूप से उन्नत बीज खरीदती हैं, कृषि उपकरणों को किराए पर लेती हैं और अपनी उपज को सीधे थोक बाजार में उचित मूल्य पर बेचती हैं। स्थानीय स्तर पर अनाज की छटाई, साफ सफाई, मसालों की पिसाई, फलों सब्जियों के प्रसंस्करण के छोटे कुटीर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं और इससे न केवल फसल को बेहतर मूल्य मिल रहा है, बल्कि गांवों की अन्य महिलाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन भी हो रहा है। जब धन किसी महिला के हाथ में आता है तो उसका वितरण परिवार के विकास और मानव संसाधन के निर्माण में सबसे अधिक होता है। एक सशक्त महिला किसान अपनी आय का सबसे बड़ा हिस्सा अपने बच्चों, विशेषकर बेटियों की शिक्षा और परिवार के पोषण पर खर्च करती हैं। इसका सीधा अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता केवल उनकी उन्नति नहीं है, बल्कि यह कुपोषण, बाल विवाह और अशिक्षा जैसी गंभीर सामाजिक बीमारियों का सबसे प्रभावी उपचार है। जब गांव की आर्थिकी महिलाओं के नियंत्रण में आती है तो संपूर्ण ग्रामीण समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा के सूचकांकों में सुधार दर्ज किया जाता है। और राज्यों के राजस्व कानूनों में ऐसे प्रावधान किए जाने चाहिए जो महिलाओं के नाम पर या फिर कम से कम पति पत्नी के संयुक्त नाम पर भूमि के पंजीकरण को अनिवार्य या प्रोत्साहित करे। संपत्ति पंजीकरण शुल्क में महिलाओं को दी जाने वाली छूट का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए ताकि परिवार स्वप्रेरणा से महिलाओं को भूमि का कानूनी अधिकार सौंपे। और जब तक राजस्व दस्तावेजों में उनका नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक किसी भी सरकारी योजना का सीधा लाभ उन तक पारदर्शी तरीके से नहीं पहुंच सकेगा। दूसरा अहम सुधार कृषि उपकरणों और प्रौद्योगिकी के डिजाइन में होना चाहिए। आज बाजार में उपलब्ध ट्रैक्टर से लेकर हाथ से चलने वाले छोटे कृषि यंत्रों का निर्माण मुख्य रूप से पुरुषों की शारीरिक संरचना और क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। चूंकि अब खेतों में मुख्य रूप से महिलाएं काम कर रही हैं, इसलिए कृषि अनुसंधान केंद्रों और अभियांत्रिकी संस्थानों को ऐसे उपकरण विकसित करने होंगे जो वजन में हल्के हों, चलाने में आसान हों और महिलाओं के अनुकूल हों। भारत की कृषि व्यवस्था एक संक्रमण काल से गुजर रही है। इस व्यवस्था को ढहने से बचाने और भविष्य की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक जरूरी विकल्प महिला कृषकों को नीतिगत, आर्थिक और सामाजिक स्तर पर मुख्य धारा में लाना है। और खेती केवल मिट्टी और पानी का खेल नहीं, बल्कि यह निरंतर चलने वाला एक ऐसा विज्ञान है जिसके लिए धैर्य, सूझबूझ और दूरदृष्टि की आवश्यकता होती है। इन सभी प्रमाणों पर ग्रामीण महिलाओं ने खुद को साबित किया। जरूरत इस बात की है कि सरकार और समाज उनके इस मूक श्रम को पहचाने। और देखिए, यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, यही तो आपको निबंध में लिखना है। इसलिए मैं कहता हूं यह आर्टिकल जरूर पढ़ा करिएगा। समझ रहे हैं आप लोग? उपभोग की मृग तृष्णा। इस समाज की स्मृति में दो वाक्य लंबे समय से समांतर रूप से चले आ रहे हैं। तेते पांव पसारिए जिति लांबी चार सौर और ऋण कित्या घित विविधता। ये केवल लोक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन दृष्टि के दो विपरीत छोर हैं। पहला संयम, यथार्थ और आत्मनियंत्रण की ओर संकेत करता है। दूसरा तत्कालिक सुख के लिए भविष्य की चिंता को स्थगित कर देने की प्रवृत्ति को वैधता देता है। समय के साथ इन दोनों के बीच का तनाव बना रहा, लेकिन आज का परिदृश्य इस तनाव को एक नए ढंग से सामने लाता है, जब बाजार केवल वस्तुओं का विनिमय नहीं करता, बल्कि आकांक्षाओं, असुरक्षा और इच्छाओं को भी गढ़ता है। एक समय था जब वस्तुओं का जीवन में प्रवेश धीमा और विचारपूर्ण होता था। खरीद एक निर्णय थी और उस निर्णय के पीछे एक जरूरत का आकलन, संसाधनों का संतुलन और भविष्य की एक सहज चिंता थी। वस्तुएं उपयोगिता के साथ साथ एक नैतिक अर्थ भी रखती थी। वे जीवन को सरल बनाती थी, पर उसे परिभाषित नहीं करती थी। अब स्थिति उलट है, वस्तुएं जीवन की परिभाषा बनने लगी हैं। बाजार ने उपभोग को केवल आसान नहीं बनाया, बल्कि उसे अनिवार्यता का रूप दे दिया। विज्ञापन, डिजिटल मंच, विपणन की नई रणनीतियां मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करती हैं और जिसमें इच्छा आवश्यकता के बीच की रेखा लगातार धुंधली पड़ती जाती है। बाजार केवल मांग को पूरा नहीं करता, वह मांग पैदा करता है। इसी प्रक्रिया में व्यक्ति के भीतर एक स्थायी अपर्याप्तता का भाव आकार लेता है। यह वस्तुनिष्ठ नहीं होती, लेकिन अनुभव में वास्तविक लगती है। व्यक्ति को यह महसूस होता है कि वह जैसा है उतना पर्याप्त नहीं है
और यह कमी वस्तुओं के माध्यम से पूरी की जा सकती है। और यहीं से उपभोग एक विकल्प नहीं कर रहता, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक बाध्यता का रूप लेने लगता है। यह बाध्यता किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर के उस सूक्ष्म असंतोष से पैदा होती है जिसे बाजार लगातार जीवित रखता है। अब वस्तुएं जरूरत पूरी करने के बजाय आत्म छवि का विस्तार बन गई हैं। कौन सा फोन, किस तरह की कार, कौन सी सुविधाएं, किन स्थानों की यात्राएं, ये सब एक सामाजिक पहचान रखते हैं। इस दौड़ में पीछे छूट जाने का भय उपभोग की गति को और तीखा करता है। इस पूरी प्रक्रिया को व्यवहारिक आधार देता है। आसान कर्ज, क्रेडिट कार्ड, त्वरित ऋण और अभी खरीद बाद में भुगतान करें जैसी व्यवस्थाएं इच्छा और सामर्थ्य के बीच के अंतर को समाप्त नहीं करती, वे उससे समय में आगे खिसका देती हैं। जो पहले निर्णय को टालने का कारण था, वही अब उसे सीख लेने का साधन बन जाता है। क्या बन जाता है? उपभोग तत्काल होता है, उसका भुगतान स्थगित। कर्ज का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता है, वह धीरे धीरे जीवन की संरचना में शामिल होता है और शुरुआत में वह सुविधा का विस्तार करता है, लेकिन समय के साथ वह आय के उपभोग को सीमित करने लगता है। आय का एक हिस्सा नियमित रूप से पूर्व निर्धारित हो जाता है। देनदारियों के रूप में इस स्थिति में व्यक्ति के पास संसाधन होते हुए भी उनके उपयोग की स्वतंत्रता घटने लगती है। उधार का सुख तत्काल हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत समय के साथ सामने आती है। उपभोग और भुगतान के बीच का यह अंतर धीरे धीरे एक स्थायी संरचना बन सकता है और जिसमें वर्तमान लगातार भविष्य पर निर्भर रहने लगता है। इस परिदृश्य को और जटिल बनाता है सामाजिक संदर्भ। उपभोग अब निजी निर्णय भर नहीं रहा, वह दृश्यता तुलना से जुड़ गया है। डिजिटल माध्यमों ने जीवन को एक निरंतर प्रदर्शन में बदल दिया है, जहां दूसरों के जीवन के चुने हुए हिस्से ही दिखाई देते हैं। यह दृश्य वास्तविकता नहीं, लेकिन प्रभाव वास्तविक होता है। व्यक्ति अपनी जरूरतों को नहीं, बल्कि अपनी देखने वाली स्थिति को समायोजित करने लगता है। इसी क्रम में संयम की धारणा भी बदलती है। तेते पांव पसारिए अब व्यवहारिक नियम कम और एक दूरस्थ सलाह अधिक प्रतीत होता है। हालांकि उपभोग के विस्तार ने जीवन को कई स्तरों पर सरल भी बनाया, मगर जब उपभोग का संबंध संतुलन से हटकर विस्तार से जुड़ता है तो उसके साथ दबाव भी बढ़ता है। बाजार की संरचना इसी विस्तार पर आधारित है, इसलिए वह स्थिरता के बजाय निरंतरता को बढ़ावा देता है। नई इच्छाएं, नए मानक और लगातार बदलती अपेक्षाएं। व्यक्ति एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है और जिसमें गति तो होती है, पर दिशा का बोध स्पष्ट नहीं रहता है। इस संदर्भ में ये दोनों सूत्र फिर सामने आते हैं। तेते पांव पसारिए और ऋण कित्या घिट पिबता, यानी कि ऋण लेकर भी घी पियो। समझ रहे? अब वे केवल परंपरा के अवशेष नहीं, बल्कि दो अलग अलग आर्थिक सांस्कृतिक ढांचों के संकेत हैं। एक में आय और इच्छा के बीच स्पष्ट संबंध है, दूसरे में इस संबंध को स्थगित कर दिया गया। अंतर सूक्ष्म है पर निर्णायक। पहले में सीमा दिखाई देती है, दूसरे में दुविधा, मगर समय के साथ स्पष्ट होता है कि सुविधा का विस्तार अक्सर सीमा के स्थान पर ही स्थापित हो जाता है। आखिरकार बात इतनी सी है कि उपभोग अब केवल चुनाव नहीं रहा, वह धीरे धीरे जीवन की पूर्ण शर्त बनता जा रहा है। ऋण कित्या घित पिबता अब एक उक्ति नहीं, एक व्यवहारिक ढांचा है जिसमें सुख पहले आता है, उसकी कीमत बाद में, लेकिन लगातार चुकानी पड़ती है। इसके ठीक समांतर तेते पांव पसारिए मौजूद तो है, पर उसकी जगह सिकुड़ती जाती है और यही अंतर निर्णायक हो जाता है सीमा और सुविधा के बीच। और यह प्रश्न अपने सबसे सरल रूप में सामने आता है। क्या उपभोग हमारी जरूरतों का विस्तार कर रहा है या फिर हमारी जीवन रचना को बदल रहा है? बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय बता सकते हैं। ये आप देखिए टिप्पणियां रहती हैं, पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहां डाल दी जाती है। मताधिकार का प्रश्न। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को जिस तरह करीब 92% मतदान की खबर आई, उससे साफ है कि इस बार वहां की जनता ने अपने मताधिकार को लेकर अपेक्षा ज्यादा सजगता दिखाई। इसका एक कारण एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची में मौजूद लोगों का अपने मताधिकार को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क होना भी हो सकता है। हालांकि अभी दूसरे चरण का मतदान बाकी है और आखिरी तस्वीर नतीजों के बाद साफ होगी, लेकिन राज्य में बड़ी संख्या में लोगों के वोट डालने से वंचित रह जाने को लेकर जैसे सवाल उठे रहे हैं, उनका जवाब सामने आना देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को विचार रखने के लिए जरूरी है। आखिर मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया के बाद जितने लोगों को मतदान के लिए आपात्र मान लिया गया, जो अपीलीय प्राधिकरण के सामने गुहार लगाने के बावजूद वोट देने से वंचित रह गए, उनके नागरिक और संवैधानिक अधिकारों को अब किस कसौटी पर रखा जाएगा? गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद अब तक करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। बड़ी संख्या होती है 27 लाख।
अब इनमें से आप देखते हैं कि वो लोग ना हो जो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए था और नहीं मिल पा रहा है। अगर ये बाहरी हैं, घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, म्यांमार वाले हैं, कहीं और के हैं, भारत में आ चुके हैं, तो इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भारतीय हैं उनमें से एक नहीं छूटना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन लोगों की अपील अपीलीय प्राधिकरण में स्वीकार कर ली गई उनके लिए पूरक संशोधित मतदाता सूची जारी की जाए ताकि अनुमति मिलने पर वे मतदान कर सकें। शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद यह उम्मीद जगी थी जो लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए थे उनके सामने भी अब वोट डालने का एक विकल्प होगा। इस तरह सूची से बाहर होने के बाद की जटिलताओं ने उनके बच सकने की गुंजाइश तैयार होगी। मगर बुधवार को आई खबर के मुताबिक मतदाता सूची से बाहर किए गए 27 लाख लोगों के आवंटनों में से सिर्फ 650 पर विचार किया गया। महज 139 को वोट देने की इजाजत मिली। अब सोचिए, अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर प्राधिकरण ने जिस तरह अपीलों की सुनवाई की व्यवस्था की उसका उद्देश्य शायद सिर्फ औपचारिकता पूरा करना था। इस कवायद के बावजूद एसआईआर की वजह से बड़ी संख्या में लोग मतदान करने से वंचित रह गए। उनके बारे में अब कानूनी स्थिति क्या होगी? फिर जिन लोगों को अभी मतदाता सूची में जगह मिलने के लिए आपात्र माना गया, बाद में किन्हीं कसौटी पर उन्हें सही बताया जाएगा। उनके मौजूदा चुनाव में मतदान न कर पाने के लिए क्या किसी की जवाबदेही तय की जाएगी? और इसमें कोई दो राय नहीं कि वास्तव में आपात्र लोगों को मतदाता सूची में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मगर एसआईआर के बाद भारी संख्या में लोगों के मताधिकार छिन जाने से यह सवाल उठा है कि क्या अब तक ये सभी लोग अवैध तरीके से वोट डालते और प्रतिनिधि चुनते रहे? यह बेवजह नहीं है कि विपक्षी दलों की ओर से निर्वाचन आयोग पर एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर गैर जरूरी हड़बड़ी दिखाने और नाहक की लाखों लोगों को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाए जा रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि चुनाव आयोग को ठीक उस वक्त एसआईआर कराने की जरूरत क्यों महसूस हुई जब सिर पर चुनाव थे और मतदान के लिए आपात्र ठहराए गए लोगों को अपनी पात्रता साबित करने के लिए पर्याप्त वक्त मिला था। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और किसकी? चुनाव आयोग की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। देखिए, पश्चिम बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से लगते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पश्चिम बंगाल। अगर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई। विधायक का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अपराध का दायरा। दिल्ली में एक अधिकारी की बेटी से बलात्कार और फिर उसकी हत्या की खबर ने एक बार फिर कानून व्यवस्था से लेकर आपराधिक विकृतियों में बढ़ोतरी को लेकर गहरी चिंता पैदा की है। राजधानी के एक संभ्रांत इलाके में बुधवार की सुबह पीड़िता के माता पिता किसी काम से निकलते समय घर का ताला लगाने के बाद चाबियां बाहर एक निश्चित जगह पर रखकर चले गए थे ताकि नया घरेलू सहायक आकर अपना काम निपटा सके। मगर इस बात की जानकारी रखने वाला उनका पुराना घरेलू सहायक घर में घुस गया। आरोपी ने न केवल अधिकारी के घर में लूटपाट की बल्कि उनकी बेटी की हत्या भी कर दी। अधिकारी ने किसी परिचित के कहने पर करीब साल भर पहले उसे काम पर रखा था, मगर ऑनलाइन गेम में जुए की लत और आसपास के कुछ अन्य लोगों से उधार लेने तथा फिर न लौटाने की शिकायत मिलने पर 1.5 महीने पहले उसे काम से निकाल दिया गया था। हालांकि आरोपी की लत और स्वभाव की वजह से उसे निकालने के बावजूद थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए थी, मगर अधिकारी की सहजता की वजह से आरोपी को वारदात को अंजाम देने का मौका मिला। यह सही है कि गलत प्रवृत्ति का शिकार होने की वजह से आरोपी ऑनलाइन गेम जुए के जंजाल में उलझ गया था, मगर एक संभ्रांत इलाके में सुरक्षा की सभी दीवारों को पार कर पुलिस की कार्रवाई से बेखौफ अगर उसने एक जघन्य अपराध किया तो इससे उसके भीतर आपराधिक मानसिकता विकृतियों का भी पता चलता है। एक समस्या है भी कि कई बार लोग घरेलू सहायकों को काम पर रखते समय उसके बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल करने, पुलिस से उसका सत्यापन कराने के घरेलू पहलू को टालते हैं। अपराधी मानसिकता के लोग इसे कुताही या फिर भरोसे का फायदा उठाते हैं। दरअसल दिल्ली में जघन्य अपराध करने के आरोपी ने इससे पहले राजस्थान के अरवल जिले में एक विवाहित से बलात्कार किया था। पीड़ित महिला ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अगर समय रहते पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की होती
और उसे गिरफ्तार किया होता तो वह दिल्ली की घटना को अंजाम नहीं दे पाता। तो थोड़ा जागरूक रहिए, आज के समय में भरोसा किसी पर करना बड़ा मुश्किल है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज की संपादकीय पाठ की जो कहानी है वो कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।